नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज का आज हम मेजर टेस्ट 1 देखेंगे। ये आपका सेकंड पेपर जो होगा जीएस जीके जीएस उसका है ये, ठीक है, मेजर टेस्ट 1। तो हम शुरू करते हैं। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, 1 सेट नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 घंटे का आपको समय मिलता है। जिसने भी चैनल पे जाके माइनर टेस्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं देख लेना। अब वीडियो रेगुलर आएंगे, ठीक है। कुछ टाइम से मैं थोड़ा बिजी थी और हिंदी वाले जो हैं वो भी सारे डालूंगी मैं टेस्ट कलाम के। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सही कथन नहीं है, ठीक है। सही कथन नहीं बताना है तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस दुर्ग में भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण का विशाल शिव मंदिर बनवाया, ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा, है ना। बाकी सारे कथन सही हैं तो उनको भी देख लेते हैं। यह राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर बना दुर्ग है। इस दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक मौर्य शासक संप्रति था, करेक्ट। कटारगढ़ इस दुर्ग में बना एक लघु दुर्ग है, ठीक है। कटारगढ़ क्या है, एक लघु दुर्ग है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये कहाँ पे है, तो राजसमंद जिले में है। ये कौन सा जिला है, राजसमंद जिला। इसका प्रारंभिक जो संस्थापक है वो तो कौन था, अपना मौर्य शासक संप्रति था। लेकिन बाद में इसका निर्माण किसने कराया, बाद में इसका निर्माण जो है वो अपने कुंभा ने करवाया था। किसने, कुंभा ने, ठीक है। कुंभा ने इसका निर्माण कराया बाद में। और वास्तुकार कौन था, तो मंडन था। कौन, मंडन की देख रेख में जो है ये तैयार हुआ। कब हुआ, तो 1458 ईस्वी, ठीक है। 1458 ईस्वी में ये तैयार हो गया, ठीक है। कुंभलगढ़ जो है अपने राजसमंद जिले में है। इसको कुंभल मेरू उपनाम भी दिया जाता है। क्या है, कुंभल मेरू उपनाम, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने है इसको एस्ट्रकन वास्तु से इसकी तुलना की है, ठीक है। अबुल फजल ने, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार इसमें क्वेश्चन भी आया है कि अबुल फजल ने इसके बारे में क्या लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऊंचा है तो नीचे से अगर इसको देखेंगे हम तो हमारे सिर से पगड़ी गिर जाएगी। तो ये किसने कहा कथन, अबुल फजल ने कहा है। और जो अपने हल्दीघाटी युद्ध हुआ था तो उससे पहले प्रताप ने जो है कुंभलगढ़ में रहकर ही युद्ध संबंधी तैयारियां की थी, है ना। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और इसी में कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊंचे पर जो कटारगढ़ दुर्ग है वो क्या है, राणा कुंभा का निवास स्थान है। तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद इस दुर्ग के अंदर और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है या हम घूम सकते हैं, तो यहाँ चाली बाग बावड़ी है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, बादल महल है, झाली रानी का मालिया है, मामादेव तालाब है, उड़ना राजकुमार की छतरी है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। ये सारी चीजें जो है इसके अंदर हो गई अपने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2, निम्न में से किस दुर्ग को 5 मंजिला होने के कारण पंचमहल भी कहा जाता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निमराना दुर्ग, जो कि कहाँ पे है, अपने अलवर में है। इसको जो है ये 5 मंजिला है इसलिए इसको पंचमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो चौहान शासक राजा राजदेव ने। किसने, चौहान शासक राजा राजदेव जो है उसने इसका निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 3, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है, दुर्ग और परिवर्तित नाम दे रखे हैं, असुमेलित बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, गागरोन। ये मोमिनाबाद इसका नाम नहीं किया गया था। गागरोन का क्या नाम रखा गया था, तो गागरोन का जो है मुस्तफाबाद नाम रखा गया था। क्या, मुस्तफाबाद, ठीक है। बाकी सारे सही हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ तो इसका खिजराबाद किया था, सिवाना जो है खैराबाद, जालोर का जलालाबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4, निम्न में से किस दुर्ग में ननद भोजाई कुंड व 60 दुकानों का बाजार दर्शनीय है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तवनगढ़ जो है वहां पे जो है ये ननद भोजाई कुंड और 60 दुकानों का बाजार है। ये कहाँ पे है, तो तवनगढ़ ये अपने करौली जिले के त्रिभुवन पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो त्रिभुवन पाल ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। इस दुर्ग के और भी कई नाम है जैसे तवनगढ़, त्रिभुवनगढ़, तमनगढ़, है ना, कुछ भी आ सकता है। और यह एक गिरि दुर्ग है। क्या है, ये एक गिरि दुर्ग है।
इसमें जगनपोल और सूर्यपोल जो है दो प्रवेश द्वार है। कौन कौन से? जगनपोल और सूर्यपोल। यहाँ पर कल्याण जी का मंदिर है, ननद भौजाई का कुआं है, 60 दुकानों का बाजार जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फिफ्थ, निम्न में से चूरू में स्थित धर्म स्तूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पहली बात तो ये कि धर्म स्तूप कहाँ है? तो अपने चूरू में है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाल घंटाघर भी कहा जाता है इसको। और इसका निर्माण जो है वो सर्व हितकारिणी सभा ने कराया था। किसने? सर्व हितकारिणी जो सभा है उसने इसका निर्माण करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सिक्स, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? है ना, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। बड़ा बाग की छतरियां कोटा राज परिवार, ये क्या है? एकदम गलत है। ठीक है, बड़ा बाग की छतरियां किसकी? अपने जैसलमेर राज परिवार की है। किसकी है? जैसलमेर राज परिवार की छतरियां है ये। बाकी सारे जो सही सुमेलित हैं उनको भी देख लेते हैं। गैटोर की छतरियां जयपुर राज परिवार, है ना। गैटोर तो आप लोग गए होंगे घूमने, काफी सारे लोग, बहुत सुंदर है। देवीकुंड की छतरियां बीकानेर राज परिवार, शारबाग की छतरियां बूंदी राज परिवार, बड़ा बाग की छतरियां हमने देख ही लिया ये जैसलमेर राज परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी भाटा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, टोंक में स्थित है ये। ठीक है, टोंक में भी अगर पूछे कि कहाँ है तो ये टोंक के कंकोड़ में स्थित है। कहाँ पे है? टोंक के कंकोड़ में स्थित है। और ये जो हाथी भाटा जो है इसको एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। ठीक है, अलग अलग चट्टान नहीं। मान लो ये एक चट्टान है तो इसी को काट कर जो है ये हाथी की जो पत्थर की मूर्ति बनाई गई है। और इसका संबंध जो है पांडवों से भी रहा है ना। ये जो स्थान है इसका संबंध पांडवों से भी रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। निम्न में से विषम को चुनिए, है ना। मिक्स क्वेश्चन आएंगे, आप सोचो सिर्फ हिस्ट्री हिस्ट्री आए फिर कोई दूसरा, मिक्स आ रहा है। ठीक है क्वेश्चन, तो विषम बताना है इसमें। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अपने क्या है? विषम है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है आप लोग कॉपी पेन लेके बैठना और उसको सॉल्व करते हुए जाना और आंसर मिलान कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रवि श्वेता का भाई है, ज्योति नीलम की बहन है, श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है, नीलम सुभाष की पुत्री है, ज्योति रवि की माँ है, महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है, रोहित का सुभाष से क्या संबंध है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, रोहित जो है वो सुभाष का क्या है? पौत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, हिंदी में अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो इंग्लिश वाला भी दे रखा है साइड में, तो उसको भी आप आराम से देख सकते हो। कभी कभी हिंदी में हमको दिक्कत हो जाती है ना, समझ नहीं आता है क्या पूछना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक 5 फ्लोर के भवन के अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ग्राउंड फ्लोर की संख्या 1 है, फर्स्ट की 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर फ्लोर की संख्या 5 है। एस पी के ठीक ऊपर रहता है, एस और टी के बीच केवल 2 मित्र रहते हैं, पी सबसे नीचे के फ्लोर पर रहता है, क्यू विषम संख्या वाले फ्लोर पर नहीं रहता है, आर किस फ्लोर पर रहता है? ठीक है, आर किस फ्लोर पर रहता है ये पूछा है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, आर जो है वो तीसरे फ्लोर पर रहता है। ठीक है, सारे बता देती हूँ। पहले फ्लोर पे पी रहता है, दूसरे पे एस, तीसरे पे आर, चौथे पे क्यू और पांचवे पे टी रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, यदि P इज इक्वल टू प्लस, Q इज इक्वल टू माइनस, R इज इक्वल टू मल्टीप्लाई और S इज इक्वल टू डिवाइड है तो समीकरण, ये समीकरण दे रखा है, इसमें क्रमिक अंकों के बीच उचित संकेतन का प्रविष्ट कीजिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, QRPS जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न श्रृंखला का अगला पद होगा। ठीक है, श्रृंखला दे रखी है सीरीज, इसका अगला पद कौन सा होगा? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 37 जो है अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है श्रृंखला जो है वो क्रमागत अभाज्य संख्या से बनी हुई है। ठीक है, ये श्रृंखला जो है ये अपने अभाज्य क्रमागत अभाज्य संख्या से बनी है। तो 31 के बाद क्या आएगा? फिर अपने 37 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13,
दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 15 त्रिभुज है, जिसमें से 12 तो बड़े त्रिभुज है और 3 जो है छोटे त्रिभुज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। एक विशिष्ट कूट भाषा में मोनोलेटरल्स को ये लिखा गया है, ठीक है। उसी कूट भाषा में एब्राकैड्रल्स को किस भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो है इसको किस कूट भाषा में लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15। राजस्थान में प्राचीनतम लेख युग शिला पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेख युग जो शिला है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बर्डली से प्राप्त हुई है ये लेख युग। और ये बर्डली कहाँ है, तो ये अजमेर में है। कहाँ पे है ये, अजमेर में है। और बर्डली में भी एकदम आपको एग्जैक्ट जगह पूछे तो कहाँ से, बर्डली में भिलोत माता का मंदिर है, ठीक है। भिलोत माता का मंदिर है, वहां से जो है ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। कब का है ये, तो 443 ईसा पूर्व का है। ये बर्डली अभिलेख कब का है, 443 ईसा पूर्व का है। अपने राजस्थान का ये सबसे प्राचीनतम शिलालेख है और भारत का पूछे तो दूसरा सबसे पुराना शिलालेख है, ठीक है। और इसकी लिपि अगर आपको पूछे तो इसकी ब्राह्मी लिपि बतानी है। कौन सी है, ब्राह्मी। तो देखो एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें देख ली हमने कि बर्डली कहाँ है, तो अपने अजमेर में हो जाएगा। अजमेर बर्डली में कहाँ से मिला है एग्जैक्ट लोकेशन, तो भिलोत माता के मंदिर से मिला है। लिपि इसकी ब्राह्मी है। 443 ईसा पूर्व का है ये प्राचीनतम लेखयुक्त शिलालेख, है ना। राजस्थान का सबसे पुराना, भारत का दूसरा सबसे पुराना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 3075 पंचमार्क सिक्के, ये नगर टोंक, ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो है 3075 पंचमार्क सिक्के ये अपने कहाँ से मिले हैं, रेड से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, रेड टोंक जो है वहां से जो है ये पंचमार्क सिक्के मिले हैं। और ये आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, ठीक है। आहत बोल दो या पंचमार्क सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। ये सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, ठीक है। तो ये नगर से नहीं है, रेड टोक से मिले हैं। और इसके बाद दूसरे भी देख लेते हैं जो सही है। त्रि आकृति 2 पुरुषों और 1 महिला युक्त 61 सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो ये गुरारा सीकर से मिले हैं। फिर आता है अपोलो चित्र युक्त इंडो ग्रीक मुद्रा, ये आहड़ उदयपुर से मिली है। फिर आता है गुप्त शासकों की 6 स्वर्ण मुद्राएं, ये जो है अपने भेड़ टोंक से मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17। निम्न में से किस स्थल से प्रचुर मात्रा में ताम्र हारपून और तलवारें प्राप्त हुई है, ठीक है। ताम्र हारपून और तलवारें कहाँ से मिली है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मला जो है यहाँ से मिली है। और मला कहाँ पे है ये, तो ये अपने भरतपुर में हो जाएगा। कहाँ पे है मला, भरतपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सांबर के चौहान शासक गुहिल शासकों के सामंत थे, ठीक है। पहले ये जो है गुहिल शासकों के सामंत थे। दूसरा, चौहान शासक वाघपति राजदित्य ने मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद को पराजित किया था। कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, केवल 2 सही है। पहला वाला अपने क्या है, गलत है, ठीक है। प्रारंभ में देखो गलत क्यों है, क्योंकि देखो प्रारंभ में सांबर के जो चौहान शासक थे वो अपने गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत थे, ठीक है। गुहिलों के नहीं थे, किसके थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे ये, ठीक है। और जो गोवक फर्स्ट था, कौन, गोवक, गोवक प्रथम जो था उसने गुर्जर प्रतिहार अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने मुक्त कराया, तो गोवक प्रथम ने जो है गुर्जर प्रतिहारों से मुक्त करवाया। और दूसरा वाला कथन हम देख ही चुके, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19। निम्न में से किस विद्वान ने जयसिंह चरित्र की रचना की थी, ठीक है। जयसिंह चरित्र की रचना किसने की, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राम कवि जो है इन्होंने
इसकी रचना की और ये अपने मिर्जा राजा जयसिंह जो है उनके दरबारी थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 20। मारवाड़ के चंद्रसेन पर मुगल आक्रमण के समय किस वीर योद्धा ने सोजत में मुगल सेना से लोहा लिया था? कल्ला, फत्ता, जयमल और आनंद राम पांचोली। ठीक है, इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कल्ला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और ये चंद्रसेन जो है उनके भतीजे थे ये। ठीक है, कल्ला जी हम पढ़ते हैं ना, ये चंद्रसेन के भतीजे थे, इन्होंने जो है लोहा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21। निम्न युद्ध को काल क्रमानुसार कीजिए। इन युद्धों को काल क्रमानुसार करना है। बाड़ी का युद्ध दे रखा है, खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट है 3214। ठीक है, तो हम सबकी जो डेट है, तिथि है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है सारंगपुर का युद्ध, तो ये कब हुआ? ये अपने हुआ है 1437 में। ठीक है, ईस्वी। ये सारंगपुर का युद्ध हुआ किसके किस में बीच में हुआ? तो महाराणा कुंभा और मालवा शासक महमूद खिलजी के मध्य हुआ। ठीक है, कुंभा और जो मालवा का शासक था महमूद खिलजी, उनके बीच में जो ये युद्ध हुआ। इसके बाद आता है खातौली का युद्ध, तो ये कब हुआ? 1517 में हुआ ये। ठीक है, 1517 ईस्वी में सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें लोदी हार गया। फिर इसके बाद आता है बाड़ी का युद्ध, तो ये अपने हो जाएगा 16 फरवरी 1500 नहीं, बाड़ी का युद्ध जो है ये अपने हुआ 1518 में। ठीक है, बाड़ी का युद्ध जो है ये अपने 1518 में हुआ। सांगा ने वापस अपने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। फिर इसके बाद आता है सबसे लास्ट में खानवा का युद्ध, तो ये अपने हुआ 1527 में। कब हुआ? पूरी डेट अगर पूछे तो 17 मार्च 1527 में जो है ये युद्ध हुआ। तो ये सारी जो डेट्स है मैंने बता दी। ठीक है, सबसे पहले जो हुआ सारंगपुर का युद्ध हुआ 1400 ईस्वी में हुआ। ठीक है, फिर आता है कुंभा और मालवा का शासक महमूद खिलजी के बीच में हुआ, जिसमें जो है अपना खिलजी जो है वो हार गया। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट खातौली का युद्ध, जो कि 1517 में हुआ। ठीक है, सांगा ने जो है इसको इब्राहिम लोदी को हरा दिया। फिर इसके बाद आता है अपना बाड़ी का युद्ध, 1518 में हुआ। सांगा ने वापस जो है अपने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और सबसे लास्ट में है खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527 में हुआ ये। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ? तो सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें अपने सांगा जो है वो हार गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22। हरिवंश पुराण में किस शासक को अवंती भूभूत कहा गया है? ठीक है, हरिवंश पुराण में, तो इसका करेक्ट है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वत्सराज जो कि प्रतिहार थे, ये अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर ये पूछ ले कि हरिवंश पुराण की रचना किसने की है, तो ये अपने आचार्य जिनसेन ने। किसने? आचार्य जिनसेन, इन्होंने जो है इसकी रचना की है। ठीक है, कब? 783 ईस्वी में जो है इसकी रचना की गई है। और वत्सराज जो है इसको प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वत्सराज के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना, पाल राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में जो संघर्ष है उसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। उसकी शुरुआत जो है वत्सराज के समय ही हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23। प्राचीन काल में किस क्षेत्र पर वारिक वंश का शासक था? ठीक है, वारिक वंश का शासन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बयाना भरतपुर जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24। प्राचीन काल में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रथ सेना प्रमुख ये स्यंदपति, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे जो है सुमेलित नहीं है, है ना। बाकी सारे देख लेते हैं। हाथी सेना का प्रमुख ये क्या कहलाता था? पीलूपति। क्या कहलाता था?
पीलूपति कहलाता था, हाथी सेना का प्रमुख। फिर आता है किले का प्रमुख, तो ये कहलाता था कोटपाल। क्या कहलाता था? कोटपाल। ठीक है, कोटपाल जो है ये कहलाता था। फिर आता है पैदल सेना प्रमुख जो है ये क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था अपने पायकाधिपति। क्या कहलाता था? पायकाधिपति। ठीक है, तो सारे बता दिए। ठीक है, हाथी सेना का प्रमुख बता दिया मैंने, पीलूपति। फिर रथ सेना का पति तो करेक्ट है ही। किले का प्रमुख क्या कहलाता था? तो ये कहलाता अपने कोटपाल कहलाता था। फिर पैदल सेना का प्रमुख ये अपने पायकाधिपति कहलाता था, है ना, पैदल पायका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। दूसरा, इस परोपकारिणी सभा का सभापति महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया। सत्य कथनों का चयन करें। ठीक है, सही कौन सा है ये हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 1 और 2 दोनों ही क्या है अपने सही हो जाएंगे कि दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में इसकी स्थापना की, परोपकारिणी सभा की, और इसका सभापति जो है महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया? ठीक है, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा किसने दिया ये? तो इसका करेक्ट है थर्ड ऑप्शन, मेवाड़ प्रजामंडल ने ये नारा दिया था। ठीक है, थोड़ा मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में देख लेते हैं हम। ठीक है, 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता के निवास स्थान पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। और इसका पहला अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया? तो बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। किसको? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। ठीक है, स्थापना तो है माणिक्यलाल वर्मा ने की, पर अध्यक्ष जो है वो अपने बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। और जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो मेवाड़ प्रजामंडल ने ये नारा दिया कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो जो है ये नारा दिया, जिस पर मेवाड़ राज्य ने माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया इन सबको क्या है गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27, निम्न में से किसने मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में अलवर राज्य का प्रतिनिधित्व किया? अलवर राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, मास्टर भोलानाथ जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28, 31 मई 1925 को किस समाचार पत्र ने नीमूचाणा हत्याकांड का संपूर्ण ब्यौरा प्रकाशित किया था? नीमूचाणा हत्याकांड जो है उसके बारे में किसने लिखा या किसने इसको ब्यौरा प्रकाशित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, तरुण राजस्थान, ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नीमूचाणा हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ अपने 14 मई 1925 को। कब हुआ? 14 मई 1925 को ये नीमूचाणा हत्याकांड हुआ, जिसमें कमांडर छज्जू सिंह जो है उसने नीमूचाणा में एक किसान सभा हो रही थी तो उस पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। किसने? कमांडर छज्जू सिंह ने। तो गोली चलाई तो इससे क्या हो गया कि भाई कई सारे लोग मारे गए और काफी लोग घायल भी हो गए। ठीक है, कईयों के घर जल गए। ठीक है, हजारों रुपए की संपत्ति जो है वो नष्ट हो गई। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ ने 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान में पूरे प्रकरण का ब्यौरा दर्ज करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 29, 1857 की क्रांति के दौरान आवा से कूचकर क्रांतिकारियों ने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। इस दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठाकुर शिवनाथ सिंह जो है इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 30, निम्न में से किसने 1934 को अजमेर में सेवाश्रम की स्थापना की? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा माणिक्यलाल वर्मा के बारे में भी देख लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि कहीं से भी आ सकता है, अपने को कुछ पता नहीं है कि आरपीएससी क्या करने वाली है।
तो हर हर चीज को हमको डिटेल में पढ़ना होगा, है ना। इसीलिए मैं ये टेस्ट सीरीज लाई हूँ। वरना क्या है, मैं चाहती तो सीधा सीधा आंसर बताती, ये बताया सेवाश्रम, माणिक्यलाल वर्मा और चलो अगले पे चलो। पर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब कैसे है कि जैसे एक क्वेश्चन देखा हमने तो एक के साथ हमारे 4-5 क्वेश्चन और रेडी हो जाए, है ना। क्योंकि आरपीएससी इसी तरीके का पैटर्न रख रही है अपना, तो हमें इसी तरीके से चलना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नहीं, उसकी व्याख्या भी देखो, पूरा अच्छे से समझो, 4 चीजें और ज्यादा एक्स्ट्रा सीखो, है ना। यही मेरा उद्देश्य है। तो इसलिए बस मैं ये लाई हूँ आप लोगों के लिए। और अब मैं हिंदी के भी डालूंगी सारे। ठीक है, बताना आप लोग मुझे कि हिंदी के चाहिए कि नहीं चाहिए। और इसकी पीडीएफ जो है मैं आज नहीं कल जो है इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। ठीक है, कुछ लोग पीडीएफ का भी पूछ रहे थे, तो अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना उसके लिए आप। और अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरा एक्सप्लेनेशन तो इसको लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल पे अगर आप नए आए हो। और क्योंकि मैं सारे इसी तरीके के वीडियोस डालूंगी, अब सारे एसआई की पूरी टेस्ट सीरीज डालूंगी मैं, तो इसलिए आपको अपने चैनल से जुड़े रहना होगा इसका फायदा उठाने के लिए। तो चलिए माणिक्यलाल वर्मा के बारे में देखते हैं अपन। इनका जन्म जो है वो 1897 को बिजौलिया ठिकाने के कायस्थ परिवार में हुआ। ठीक है, कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ माणिक्यलाल वर्मा का। शिक्षा पूर्ण कर उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बिजौलिया ठिकाने में कर्मचारी के रूप में की। ठीक है, पढ़ाई वगैरह पूरी कर ली, फिर ये कर्मचारी के रूप में इन्होंने अपनी शुरुआत की। इन्होंने 1934 में अजमेर के निकट नारेली गांव में जो है सेवाश्रम की स्थापना की। कौन सा गांव था? नारेली। ठीक है, नारेली गांव जो है वहां पर सेवाश्रम की स्थापना की। और जनजातियों में शिक्षा के प्रसार हेतु डूंगरपुर में पाठशाला भी स्थापित की। ठीक है, जनजातियों में मतलब जागृति वगैरह आए, इसके लिए डूंगरपुर में इन्होंने एक पाठशाला भी स्थापित की। ठीक है, और ये मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक रहे हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासक। ठीक है, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये इन्होंने बुक भी लिखी। और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, किसके? संयुक्त राजस्थान था ना, संयुक्त राजस्थान, उसके क्या है ये प्रधानमंत्री भी रहे। तो ये सारा हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। बड़ी संख्या है तो हमें बड़ी संख्या बतानी है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16। ठीक है, बड़ी संख्या तो क्या है 16 और छोटी संख्या क्या है अपने 7 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 32। n का मान ज्ञात करें। ठीक है, n का मान हमें बताना है। a, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योग 5050 है। b, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये हमें फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो हमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या है? पर्याय है, यानी कि बोथ ए एंड बी आर सफिशिएंट। ठीक है, दोनों ही क्या है अपने सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 33। यदि 750 रुपए को एक्स, वाई और जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - 5 रेशो y - 10 रेशो z - 15 इज इक्वल टू 5:4:3 हो, तो क्रमशः x, y और z का हिस्सा रुपए में ज्ञात करें। ठीक है, इसका हमें हिस्सा ज्ञात करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है 305, 250 और 195 जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन कॉपी और पेन लेके बैठे, साथ के साथ वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन देखें और फिर उसको सॉल्व करें और देखिए कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं अगर मतलब बैठूंगी सॉल्व कराने तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, है ना। फिर ज्यादा लंबा वीडियो होता है तो फिर ऐसे बोरिंग फील होने लगता है आप लोगों को भी, तो इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट हो और काफी चीजें कवर भी हो जाए उसमें। चलिए क्वेश्चन 34। एक पर्स में 455 रुपए हैं जिनमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2, 4, 5 के अनुपात में है। पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन 52, ये अपने करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है, वह संख्या क्या है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 50 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% की रुचि खेलों में है तथा कुल छात्रों में 10% की रुचि नृत्य में है तथा छात्रों का 3/4 की रुचि गायन में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है, तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, तो टोटल कितने छात्र है कॉलेज में ये हमें बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 500 जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 37। किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो पास हुए हैं वह है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 70% जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 70% जो है वो अपने दूसरे विद्यालय में पास प्रतिशतता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 38। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 इज इक्वल टू, हमें तो आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5/39 जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस सम्मेलन का आयोजन 14-15 सितंबर को गांधीनगर गुजरात में किया गया। बी, न्यूजीलैंड व सऊदी अरब इस सम्मेलन के सहभागी देश थे। कौन से? न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। सी, इस सम्मेलन की थीम प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी रखी गई। चौथा, यह इसका चौथा संस्करण था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी सही है। पहला वाला क्या है? गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि इसका आयोजन जो है ये अपने 25 से 28 सितंबर को किया गया। कब? 25 से 28 सितंबर को किया गया। कहाँ पे किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है ना। यहाँ पे तो गांधीनगर लिखा तो ये अपने गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है ना। संस्करण इसका कौन सा था? तो चौथा संस्करण था। इसकी थीम क्या थी? तो प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी थी। न्यूजीलैंड और सऊदी अरब जो है इसके क्या थे? अपने सहभागी देश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 40। सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मिथुन मनहास जो है इनको जो है ये बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया और ये बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष होंगे। कौन से? 37वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। 41। भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस अदम्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, 19 सितंबर 2025 को पारादीप बंदरगाह ओडिशा पर इसे कमीशन किया गया। बी, यह अदम्य श्रेणी के 8 तीव्र गश्ती पोत श्रृंखला का तीसरा जहाज है। सी, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन कर बनाया गया है। उपयुक्त में से सत्य कथन कौन से है ये हमें बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल ए और सी जो है ये अपने क्या है? करेक्ट हो जाएगा कि भाई 19 सितंबर 2025 को पारादीप बंदरगाह पर इसे कमीशन किया गया और फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया इसको। और ये जो है दूसरा वाला जो है बी जो है ये अपने क्या है? गलत हो जाएगा ना, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें सही क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा अपने को। तो ये अदम्य श्रेणी के 8 तीव्र जो गश्ती पोत है ना उसका ये पहला जहाज है। ठीक है, जो 8 तीव्र जो गश्ती पोत है उसमें यह उसका पहला जहाज है, ना कि तीसरा। ये यहाँ पे गलती हो गई, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 42 27 सितंबर को आयोजित यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद मानव और जीव मंडल के 37वें सत्र के दौरान भारत के किस जीव मंडल रिजर्व को यूनेस्को के जीव मंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा शीत मरुस्थल जीव मंडल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शीत मरुस्थल जीव मंडल रिजर्व हिमाचल प्रदेश, ये अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ए यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया। बी यह इस सूचकांक का पहला संस्करण था। सी इस सूचकांक में आयरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। डी इस सूचकांक में भारत 115वें स्थान पर रहा। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछा है तो इसका करेक्ट है फोर्थ ऑप्शन ए बी और सी, ये तीनों ही क्या आपने सही नहीं है। कौन कौन से? ए बी सी, यानी कि खाली डी सही है। तो हम आराम से पहले वैश्विक शांति सूचकांक 2025 को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला इसका जारीकर्ता कौन है? ठीक है, ये इसका सूचकांक कौन सा था संस्करण? तो संस्करण पहला नहीं था, ये कौन सा था? 19वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा था ये? 19वां संस्करण था। फिर इसमें पूछे कि आयरलैंड शीर्ष पर था? नहीं, आयरलैंड नहीं था। कौन सा था? आइसलैंड था। तो कोई सारे एक जैसे ही हैं, ये आइसलैंड आयरलैंड है ना। तो आइसलैंड जो है ये पहले नंबर पे था। भारत इसमें कौन से थे? 115वें नंबर पे था। और भारत का स्कोर भी अगर हमें देखे तो देखना है कि क्या है। भारत का स्कोर बता देती हूँ मैं एक बार, 2.229। ठीक है, ये भारत का स्कोर था। तो ये सारा देख लिया। 19वां संस्करण था, आइसलैंड पहले नंबर पर है और भारत का स्कोर अगर देखें तो 2.229 जो है इसका स्कोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। 44 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूर्ण किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सिंगापुर जो है करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर से हमारे राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 22 सितंबर को विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। इस संबंध में निम्न को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है इनको अपने को सही सुमेलित करना है। ठीक है, पुरस्कार और विजेता ग्राम पंचायत दे रखी है अपने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपन है ना मिलान कर लेते हैं। पहला ऑप्शन सबसे पहले स्वर्ण पुरस्कार, तो ये अपने किसको मिला है? तो ये अपने रोहिणी जो है ये महाराष्ट्र में है, इसको मिला है। फिर आता है रजत पुरस्कार, तो ये पश्चिम मजलिसपुर महाराष्ट्र में है, उसको मिला है। और तीसरा जूरी पुरस्कार, ये अपने पलसाना गुजरात को मिला है। ठीक है, तो ये अपने सारे मिलान हो गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 46 48वीं राजस्थान स्टेट सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप कौन सी है? राजस्थान स्टेट सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस प्रतियोगिता का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर तक करौली में किया गया। बी, इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब श्री गंगानगर जिले की टीम ने जीता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा सत्य है ये हमें बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी अपने दोनों ही क्या है सही हो जाएंगे। ठीक है, ये जो राजस्थान स्टेट सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप है इसका आयोजन करौली में किया गया, 28 से 30 अक्टूबर तक किया गया। पुरुष वर्ग का खिताब गंगानगर ने जीता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। 47 क्वेश्चन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के जैवलिन थ्रोअर संदीप सिंह ने F44 कैटेगरी में रजत पदक जीता। इस हेतु उनका स्कोर था। ठीक है, स्कोर अब कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें भी उस हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। तो स्कोर क्या था उनका? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा
62.67 मीटर इनका जो है स्कोर रहा था। ठीक है, संदीप सिंह है, जेवलिन थ्रो है। ठीक है, गेम इनका कौन सा है, जेवलिन थ्रो। कैटेगरी पूछे तो F44 कैटेगरी बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह। ए, इसका आयोजन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक किया गया। यह इसका 8वां संस्करण था। इसकी थीम पोषण स्वस्थ जीवन का आधार रखी गई। इस पोषण माह में राजस्थान ने देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। शीर्ष यानी कि प्रथम, ठीक है, फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है हमें इसमें, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी सही है, यानी कि सी और डी अपने क्या है, गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसका आयोजन जो है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक किया गया। संस्करण इसका 8वां था। ठीक है, और ये जो है ना शीर्ष स्थान, ये गलत है। ठीक है, एकदम गलत है ये। ठीक है, राजस्थान ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, हम क्या रहे, सेकंड स्थान पर रहे थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49। विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट की थीम ए, जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सेक्टर सम्मिलित नहीं है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, जल सुरक्षा और अनुकूलता। ये क्या है, उसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जो अपना ये विजन डॉक्यूमेंट जो है ना, ये विकसित राजस्थान @2047, इसमें 4 प्रमुख थीम और 13 सेक्टर्स है। कौन सी कितनी थीम है, 4 तो अपने प्रमुख थीमें हैं और 13 क्या है, सेक्टर्स है। ठीक है, थीम ए, थीम बी, थीम सी और थीम डी। तो थीम ए का पूछ रहा है ना। थीम ए कौन सी थी, जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण। तो उसमें कौन कौन से सेक्टर्स नहीं है ये पूछ रहा है। तो कौन कौन से है ये मैं बता देती हूँ आपको। पहला आता है कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण। दूसरा, स्वास्थ्य और कल्याण। तीसरा, शिक्षा व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। चौथा, सामाजिक सशक्तिकरण व समावेशन। तो इसमें जल सुरक्षा तो था नहीं, तो ये अपने क्या है, गलत हो जाएगा बस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 50। 28 से 30 अक्टूबर तक भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड द्वारा युद्धाभ्यास सेंटिनल स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, सेंटिनल स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाजन रेंज बीकानेर में इसका जो है आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है। पुरस्कार और उसके विजेता दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान। ये अपने राजेंद्र सिंह खंगारोत को नहीं मिला है। ठीक है, सही वाले भी देख लेते हैं पहले एक बार। यंग कंट्री अवार्ड रूमा देवी को मिला है ना। रूमा देवी को हर साल एक न एक कोई पुरस्कार मिल ही जाता है ना। इसलिए इनको जो है याद रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूमा देवी जी बाड़मेर की अपने। राजस्थान रत्न अवार्ड ये किसको मिला, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। ठीक है, सब लोग जानते ही होंगे, अपने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरुण चतुर्वेदी। फिर राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान ये किसको मिला है, डॉक्टर कालू खान देशवाली। किसको मिला है, कालू खान देशवाली। कालू खान देशवाली को मिला है ये। फिर राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार ये ओम गौड़ को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 52। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के किस संस्थान को हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, आईटीआई भरतपुर। इसको जो है हब के रूप में बनाने की घोषणा की है ना। आईटीआई लिखा है, आईआईटी मत करते ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53। शहरी सेवा शिविर 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है, शहरी सेवा शिविर। ए, इन शिविरों का आयोजन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक किया गया। बी, इन शिविरों का शुभारंभ मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने मालवीय नगर जयपुर से किया। सी, इन शिविरों के दौरान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी नगरीय निकाय में लोक कल्याण मलों का
आयोजन किया गया। ठीक है, लोकल लैंड मेलों का आयोजन किया गया। उपयुक्त में से सत्य कथन है। ठीक है, सही बताना है अपने को तो इसमें से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट है। ठीक है, ए बी सी जो है ये अपने क्या है करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 54। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। मरुस्थल और उसकी अवस्थिति दे रखी है। मोजेव उत्तरी अमेरिका, नेगेव इजराइल, फिर सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी चीन एशिया। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? कितने सही सुमेलित है ये बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल 3 जो है वो सही सुमेलित है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से सुमेलित हैं, है ना। देखो मोजेव ये उत्तरी अमेरिका, ये अपने क्या है सही है, मोजेव मरुस्थल। फिर नेगेव, नेगेव इजराइल, ये भी करेक्ट है। सिम्पसन, सिम्पसन का ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। ग्रेट सैंडी चीन में नहीं है भाई, ग्रेट सैंडी तो कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है ना। ये कहाँ है, ये भी अपने ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, ये सारे मरुस्थल। तो ये 3 करेक्ट हो गए, एक जो है ये गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 55। निम्न में से कौन सा विश्व का जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? तप्त स्थल नहीं पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन ग्रीनलैंड। ये क्या है गलत है ना। अपने विश्व में 36 जो है, कितने 36 हॉटस्पॉट है, यानी कि तप स्थल है जिनमें ग्रीनलैंड नहीं है। बाकी ये तीनों है, कॉकेशस है, मेडागास्कर है, हिंद महासागर है ना, न्यू कैलेडोनिया, ये सब जो है हॉटस्पॉट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महासागरीय जलमार्ग, बंदरगाह अवस्थिति दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। स्वेज नहर डाकर, ये क्या है अपने गलत है ना। बंदरगाह बताने थे इसमें अपने को, जैसे उत्तरी अटलांटिक में लिस्बन है, तो ये सही है। दक्षिण अटलांटिक में मोंटे डिवियो है, करेक्ट है। पार प्रशांत में मनीला है, करेक्ट है। स्वेज नहर के वहां पे कौन से बंदरगाह है, तो पोर्ट स्वेज और पोर्ट तौफीक, लिख देती हूँ मैं। पोर्ट मतलब तो बंदर का ही होता है ना, पोर्ट स्वेज, और दूसरा कौन सा है पोर्ट तौफीक, पोर्ट तौफीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 57। 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, 1992 में जो रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था उसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 58। कथन ए, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर पराबैंगनी यूवी विकिरणों के ऑक्सीजन अणुओं से क्रिया द्वारा ओजोन बनती है। बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को ओजोन के घटने से जुड़ा हुआ माना गया है। तो इसमें सही आंसर बताना है हमें, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कथन ए और बी दोनों ही क्या अपने सही हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 59। नदियों के किनारे बसे निम्नलिखित शहरों पर विचार करें, केवल असुमेलित जोड़े का चयन करें। शहर दे रखा है और नदी दे रखी है, तो असुमेलित कौन सा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन न्यूयॉर्क। सीन नदी ये क्या है अपने गलत है ना, इसके किनारे नहीं बसा हुआ है। बाकी तो सारे क्या सही है, जैसे रावी नदी पर जो है लाहौर बसा हुआ है, टेम्स नदी पर लंदन बसा हुआ है, टिम्बर नदी पर रोम बसा है, और न्यूयॉर्क जो है ये अपने हडसन नदी पर है। कौन सी है, हडसन नदी पर न्यूयॉर्क बसा हुआ है। सीन नदी जो है उसके किनारे कौन सा बसा हुआ है, तो पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। एक मिनट, पेरिस, ठीक है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन 60। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश दे रखे हैं और प्रमुख नगर दे रखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिट्सबर्ग
क्लीवलैंड प्रदेश, सिएटल, ये अपने क्या है, गलत है ना। ठीक है, बाकी सारे क्या है, सही है। जैसे मध्य अटलांटिक प्रदेश का बाल्टीमोर है, डेट्रॉइट प्रदेश जो है उसका बफेलो है, न्यू इंग्लैंड प्रदेश, ठीक है, बोस्टन। एक ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है कि न्यू इंग्लैंड प्रदेश कहाँ स्थित है, तो अपन क्या सोचते हैं कि न्यू इंग्लैंड नाम है तो इंग्लैंड में होगा, पर ये इंग्लैंड में नहीं, ये कहाँ है, अपने उत्तरी अमेरिका में। फिर आता है पिट्सबर्ग क्लीवलैंड प्रदेश, इसके कौन कौन से प्रमुख नगर है। ठीक है, ये सिएटल तो है नहीं, एक तो पिट्सबर्ग खुद ही है ना, एक क्लीवलैंड खुद ही हो जाएगा, और एक कौन सा है, यंगस्टाउन, कौन सा है, यंगस्टाउन, यंगस्टाउन, ये इसके नगर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 61। जापान के क्वांटो मैदान क्षेत्र में कौन सा औद्योगिक केंद्र स्थित है। क्वांटो मैदान में कौन सा औद्योगिक केंद्र स्थित है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कावासाकी जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी सारे कहाँ का स्थित है, ये सारे जापान में स्थित है। ठीक है, जैसे आता है यावता, ठीक है, यावता जो है ये अपने कहा किताक्यूशु प्रदेश में है। फिर नगोया, तो ये नगोया प्रदेश में है। ओसाका, तो ये किंकी प्रदेश में, ओसाका किंकी प्रदेश में है। और कावासाकी अभी अपन ने देख ही लिया, ये क्वांटो मैदान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62। निम्न में से आईयूसीएन द्वारा घोषित लुप्त जाति नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अंडमानी टील, ये क्या है, करेक्ट हो जाएगा, है ना। लुप्त जातियां वे होती है जो इनके जब हम दैनिक के स्थान पर जाके देखते हैं, खोज करते हैं, तो ये नहीं पाई जाती है, अर्थात ये लुप्त हो गई है ना। जैसे एशियाई चीता हो गया, गुलाबी सिर वाली बतख, डोडो पक्षी, है ना, राय रायनिया पादप, गोल्डन डॉट, ये सब जो है ये लुप्त हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 63। निम्न में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका में स्थित महान झील जरमार का भाग नहीं है ना। जो 5 जो महान झीलें हैं उसमें से कौन सा भाग नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विक्टोरिया, ये अपने क्या है, उसका भाग नहीं है ना। महान झील जरमार्क यानी कि ग्रेट लेक्स जो है ना वाटरवे, उसमें कौन कौन सी आएगी, 5 झीलें, यूएसए और कनाडा, ये है ना यूएसए और कनाडा की जो है सीमा है, यहाँ पे वो 5 झीलें बनी हुई है ऐसे ऐसे करके, ये ठीक है, ठीक है, ये 5 बनी हुई है। सुपीरियर हो गया, ये मिशिगन, फिर यूरन, फिर इरी और ये ओंटारियो, है ना। ये मिशिगन जो है ये पूरी यूएसए में है, ये नीचे यूएसए ऊपर कनाडा है। ठीक है, तो ये मिशिगन जो है ये यूएसए में, बाकी जो है ये दोनों क्या है, आधी आधी दोनों में बटी हुई है, आधी कनाडा में आधी यूएसए में। ठीक है, और ये विक्टोरिया तो है नहीं अपने, चलिए विक्टोरिया कहाँ है, ये तो अफ्रीका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 64। निम्न में से असुमेलित है, असुमेलित महाद्वीप और निम्नतम बिंदु, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यूरोप, ये बेंटले ट्रेंच, ये क्या है, गलत है। अगर यूरोप का निम्नतम बिंदु अगर आपको पूछते हैं तो क्या बताना है अपने को, कैस्पियन सागर बताना है, क्या बताना है, कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर। और ये बेंटले जो ट्रेंच है ये कहाँ का निम्नतम बिंदु है, तो ये अपने अंटार्कटिका का है, कहाँ का ये, अंटार्कटिका जो है ना वहाँ का ये निम्नतम बिंदु है। बाकी सारे सही हैं, एशिया का मृत सागर, अफ्रीका का असाल झील, उत्तरी अमेरिका का मृत घाटी, और बाकी अपन देख ही चुके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 65। यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश था, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया जो है इसका मेजबान देश था। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्या थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण जो है उसको हराइए, है ना, प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 66। निम्न में से इटली का मैनचेस्टर कहलाता है, इटली का मैनचेस्टर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट है, मिलान जो है ये इटली का मैनचेस्टर है, और ये तुरिन जो दे रखा है ना ये इटली का डेट्रॉयट है। ठीक है, एक मिनट, ये तुरिन, तुरिन ये क्या है अपना, इटली का डेट्रॉयट। ठीक है, तो इटली का मैनचेस्टर,
यानी कपड़ों के मामले में जो मतलब सबसे प्रसिद्ध कौन सा सूती वस्त्र के मामले में मिलान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 67। निम्न में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो बहराइच से ऊंची और रघुनाथगढ़ से नीची है। तो रघुनाथगढ़ और बहराइच हमको दोनों की क्या है ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो रघुनाथगढ़ की तो वैसे सबको पता होती है, कितनी है 1055 मीटर है रघुनाथगढ़ की। और बहराइच जो कि कहाँ है अपने अलवर में है, और ये 792 मीटर ऊंची होती है। ठीक है 792। तो रघुनाथगढ़ से तो नीची हो, बहराइच से ऊंची हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन खो जो है ये करेक्ट है। खो कहाँ पे अपने जयपुर में है, यहाँ लिख देती हूँ खो। खो कहाँ पे है जयपुर में है, पर इसकी ऊंचाई कितनी है तो 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है खो की। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 68। हाड़ौती पठार के संदर्भ में असत्य कथन है, असत्य बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नदी निर्मित मैदान हाड़ौती प्रदेश की सबसे छोटी भू आकृति, ये क्या है असत्य है ना। जबकि क्या होना चाहिए था, नदी निर्मित मैदान हाड़ौती प्रदेश की सबसे बड़ी भू आकृति है, सबसे बड़ी भू आकृति बड़ी होनी चाहिए थी। बाकी सारे भी देख लेते हैं अपन फटाफट से। सही जो है बूंदी पर्वत श्रेणी एक दोहरी पर्वतमाला है, सही है। दाबी पठार कोटा बूंदी पहाड़ियों में स्थित है। इनके बीच इधर बूंदी है इधर कोटा पहाड़ियां हैं, तो इनके बीच में डाबी का पठार है। ठीक है। रामगढ़ क्रेटर शाहबाद उच्च क्षेत्र स्थित एक विशिष्ट भू आकृति है, सही है। और ये मैंने आपको सही बता ही दिया कि नदी निर्मित मैदान जो है सबसे बड़ी भू आकृति है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 69। निम्नलिखित नदी संबंधित जिला में से असुमेलित है। ठीक है असुमेलित बताना है अपने को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मोरेल जालोर। ये क्या है अपने गलत हो जाएगा है ना। मोरेल तो कहाँ पे बहती है जयपुर, कहाँ पे जयपुर। बाकी सारे सही हैं, भैरवी प्रतापगढ़ मोरेन डूंगरपुर सोता अलवर, और मोरेल मैं बता चुकी है जयपुर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 70। थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको मैं। यदि हम बनास नदी के किनारे इसके संगम अंत से उद्गम की ओर यात्रा करते हैं है ना, अंत से उद्गम की ओर यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे है ना। अंत से उद्गम की ओर जाना है, ना कि उद्गम से अंत की ओर, तो हमें क्रम जो है वो देखना है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ना। कौन कौन सी सबसे पहले आएगी माशी, फिर खारी, फिर कोठारी और फिर मेनाल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 71। राजस्थान में निम्न में से अवरोधी बालुका स्तूपों का विस्तार क्षेत्र है। अवरोधी बालुका स्तूपों का विस्तार क्षेत्र बताना है। पुष्कर तथा बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र, नाग पहाड़ तथा बिचुन पहाड़ क्षेत्र, जोबनेर क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ए बी सी, तीनों ही क्या है इसके विस्तार क्षेत्र है ना। अवरोधी बालुका स्तूप कौन से होते हैं, कोई अवरोध के कारण, यानी कि कोई पेड़ हो गई, जैसे मान लो ये कोई पेड़ हो गया या कोई झाड़ी हो गई, इसके कारण जो बालुका स्तूप बन जाते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं अवरोधी बालुका स्तूप बोलते हैं। या कोई घर आ गया, कोई घर से कोई बालुका स्तूप बन गया, तो इनको अवरोधी बालुका स्तूप बोलते हैं। और ये इनके सारे क्षेत्र हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला अपने कुल क्षेत्रफल के 1% से कम क्षेत्र पर वनावरण रखता है। कुल क्षेत्रफल है उस जिले का, उसके 1% से भी कम पर जो है वनावरण रखता है। चूरू, जोधपुर, बीकानेर, नागौर। सही आंसर बताना है हमको इसमें, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए बी सी डी, ये सारे ही जो है इसमें शामिल है ना। तो हम एक बार देख लेते हैं कि राजस्थान में 1% से कम वनावरण वाले जिले कौन से हैं। 1% से भी कम, तो पहले पे सबसे पहले आता है चूरू, फिर आता है जोधपुर है ना, क्रम वाइज बता रही हूँ मैं आपको। फिर बीकानेर आ जाता है, बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर हनुमानगढ़ और फिर नागौर है ना, नागौर। ये क्रम से बताया मैंने आपको, याद रखना। सबसे पहले चूरू आ जाएगा, फिर अपने जोधपुर आएगा, फिर बीकानेर आएगा, फिर जैसलमेर, फिर हनुमानगढ़ और फिर नागौर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 73, निम्न में से धौलपुर करौली बाघ परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, जो धौलपुर करौली जो बाघ परियोजना है उसमें कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रामसागर वन विहार इसमें शामिल नहीं है अपने। ठीक है, बाकी सारे जो है ये शामिल है, तो आप लोग आराम से देख लेना इसको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। 74, निम्न में से असत्य कथन है, असत्य बताना है इसमें। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उप उष्ण पर्वतीय वन मानसूनी वनों के नाम से भी जाने जाते हैं। ये क्या अपने गलत हो जाएगा। जो उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क पतझड़ वन होते हैं वो मानसूनी वनों के नाम से जाने जाते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो होता है ना, शुष्क पतझड़ वन, वो क्या कहलाते हैं अपने? मानसूनी वन भी कहलाते हैं। तो ये तो गलत हो गया है ना, पर्वतीय वन तो कहे नहीं जाते। कौन से कहे जाते हैं? मानसूनी ये जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो वन है वो मानसूनी वनों के नाम से जाने जाते हैं। बाकी सारे भी एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन जो है ये 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उपोष्ण पर्वतीय वन राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आधे प्रतिशत से भी कम क्षेत्र पर है ना। पर्वतीय वन जो कहाँ है, ये तो अपने बहुत कम है। फिर राजस्थान में शुष्क सागवान वन सबसे ज्यादा बांसवाड़ा वन खंड में पाए जाते हैं। ठीक है, सागवान वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अपने बांसवाड़ा वन खंड में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। 75, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में लेपर्ड रिजर्व परियोजना में शामिल नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंवाल जी ये अपने क्या है उसमें शामिल नहीं है। राजस्थान में लेपर्ड यानी कि तेंदुआ रिजर्व परियोजनाएं जो है कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आती है झालाना। ठीक है, झालाना जो है ये राज्य का पहला तेंदुआ रिजर्व था। ठीक है, पहला तेंदुआ रिजर्व था। फिर नाहरगढ़ और आमागढ़ में भी लेपर्ड सफारी शुरू कर दी। नाहरगढ़ और आमागढ़ में भी, ये तीनों क्या है जयपुर में ही है अपने। और जय समंद, ठीक है, जय समंद अभ्यारण्य जो कि उदयपुर में है, यहाँ पर भी लेपर्ड सफारी शुरुआत करने की घोषणा की गई है। अभी तक शुरू नहीं किया है, घोषणा की है, तो ये भी ध्यान रखना है ना। पहली लेपर्ड सफारी झालाना में, फिर नाहरगढ़, फिर आमागढ़, ये तीनों जयपुर में है। और अब जयसमंद जो अभ्यारण्य है वहां पे भी शुरू करने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मिट्टी है ना, देख लेते हैं इसके और ऑप्शन है क्या। नहीं यही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इस मृदा में चूना, पोटाश और लौह अंश भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये क्या है अपने सही है, बाकी तीनों गलत है ना। देख लेते क्या क्या, इस मृदा में लवणता की उच्च प्रतिशतता पाई जाती है, तो गलत है। फिर इस मृदा का निर्माण लावा के दरारी उद्गार से हुआ, ये भी गलत है, वो तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मृदा में गेहूं, कपास, बाजरा, तंबाकू के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गलत है। उपयुक्त है ये तो, है ना, गेहूं के लिए तो सर्वाधिक उपयुक्त है, कपास वगैरह के लिए। थोड़ा सा जलोढ़ मृदा के बारे में देख लेते हैं हम कि इसको कछारी, रेतीली, दोमट, कांप, जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है ना। इसके नाम है अलग अलग, जलोढ़ की जगह और भी कुछ आ सकता है, कछारी मिट्टी भी आ सकता है, कांप भी आ सकता है। ठीक है, फिर इसका रंग जो है हल्का लाल भूरा होता है। फिर हमने ये देख ही लिया कि इसमें चूना, पोटाश, लौह अंश जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 77 पे, निम्न में से कौन से जिलों के समूह में ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है? कौन सी ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जालोर, पाली, नागौर जो है यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कोपेन का जलवायु प्रदेश के संकेताक्षर दे रखे हैं और बी में उसके संबंधित जिले दे रखे हैं ना। तो इसको हमको मिलान करना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अपने AW, तो AW जो है ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। फिर BSHW ये कहाँ पे? अपने नागौर में है।
BWHW ये अपने गंगानगर में हो जाएगा और CWG ये करौली में, ठीक है। एक बार शॉर्ट में फटाफट बता देती हूँ कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, ठीक है। सबसे पहले आता है अपने BWHW, ठीक है। तो ये कहाँ पे अपने, ये इधर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, थोड़ा सा हनुमानगढ़, ये वाला जो पोर्शन है ये आता है अपने BWHW, यानी कि शुष्क, एकदम शुष्क जो प्रदेश है ये वाला है। फिर आता है सेकंड नंबर पे आता है अपने BSHW, तो ये अपना जो अर्धशुष्क प्रदेश है ये अपने आता है पूरा BSHW, ठीक है, अर्धशुष्क प्रदेश। फिर आता है अपना AW, तो A जो W है ये अपने दक्षिणी राजस्थान यानी कि डूंगरपुर BDP यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ BDP और हाड़ौती, ये वाला जो क्षेत्र है ये किस में आता है, अपने AW में आ जाएगा। ये क्या अपने AW हो जाएगा। और जो ये पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान का मैदानी भाग जो है ये किस में आएगा, अपने CWG में आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया ताकि आपको याद रहे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे चलते हैं अपन। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिलों के समूह से 80 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, कोटा, यहाँ से जो है 80 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारत में कॉफी की एक प्रमुख किस्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रोबस्टा जो है ये अपने भारत में कॉफी की एक प्रमुख किस्म है। भारत में कॉफी की कौन कौन सी किस्में हैं ये देख लेते हैं हम एक बार। सबसे पहले आती है अरेबिका, कौन सी है, अरेबिका। फिर दूसरे नंबर पे आती है रोबस्टा, जो हमारा आंसर था रोबस्टा। और तीसरे नंबर पे आती है लिबेरिका, कौन सी है, लिबेरिका। ये 3 भारत में प्रमुख कॉफी की किस्में हैं। और इसमें से भी भारत जो है सबसे ज्यादा अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका का जो है ना, अरेबिका जो है ये उत्तम किस्म है। इसका केवल 3.7% उत्पादन करता है। कितना, 3.5 के लगभग जो है इसका उत्पादन करता है अरेबिका का। ये कॉफी की सर्वश्रेष्ठ किस्म है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन 81। भारत में स्थित विभिन्न स्थलाकृतियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय के निर्माण से पूर्व हुई। बी, प्रायद्वीपीय पठार अंगारा लैंड का हिस्सा है। सी, प्रायद्वीपीय पठार पर क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी लावा का जमाव हुआ। और डी, पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण नदियों की बाढ़ से हुआ। तो उपरोक्त में से अपने को सत्य कथन बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल तीसरा वाला जो है ना ये सही है, बाकी सारे अपने क्या है, गलत है। तो अब देखने पड़ेंगे गलत वाले भी, है ना। चलिए तो अपन देखते हैं सारे। उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय के निर्माण के पश्चात हुई, ठीक है। तो विशाल मैदान जो है इसका क्या है, हिमालय के बाद जो है इसका निर्माण हुआ है, पश्चात आएगा यहाँ पे। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार अंगारा लैंड का हिस्सा है, ये क्या है, गलत है। प्रायद्वीपीय पठार ये तो अपने क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना, गोंडवाना लैंड जो है उसका हिस्सा है। तीसरा वाला कथन अपन ने देख ही लिया कि ये सही है। चौथा वाला क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण नदियों की बाढ़ से हुआ, ये गलत है ना। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो तो क्या है, जलमग्न तटीय मैदान है। यहाँ नदियां क्या है, डेल्टा बनाती नहीं है, बल्कि जल्दी से जाके नदियों में एस्चुरी का निर्माण करती है ना। तो ये अपने क्या है, गलत है। तो नदियों की बाढ़ से निर्माण नहीं हुआ तो क्या है, जलमग्न तटीय मैदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 82। अधोलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। तो ये क्वेश्चन को कर दिया है इन्होंने डिलीट। फिर भी हम क्वेश्चन तो देख ही लेते हैं। असुमिलित, असंगत बताना था। हम देखते हैं पाल घाट, ठीक है, इस मतलब कहाँ से किसको जोड़ रहा है घाट ये बताना है। तो पाल घाट जो है ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है।
फिर सेनकोट जो है, ये सिनकोट नहीं है, सेनकोट है, सेनकोट दर्रा है ना, ये किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। पालघाट जो है, ये पालघाट दो दो बार आ गया, इसलिए इसको शायद डिलीट किया होगा। तो पालघाट अभी देख ही लिया, मुंबई से नासिक को। और भोरघाट जो है, ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो एक ही ऑप्शन दो दो बार दे दिया है, इसलिए इसको इन्होंने डिलीट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 83, कुमायूं हिमालय का विस्तार है। कुमायूं हिमालय का विस्तार, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, सतलज से काली नदी जो है उसके बीच में इसका विस्तार है ना। सारे देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है अपना पंजाब हिमालय। कौन सा? सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर आता है कुमायूं हिमालय, फिर सिक्किम हिमालय, और फिर आता है असम हिमालय। ठीक है, तो सबसे पहले पंजाब हिमालय, इसका विस्तार किस किस के बीच में है? तो ये अपने आ जाए सिंधु से सतलज के बीच में। कहाँ से? सिंधु से सतलज जो है इसके बीच में पंजाब हिमालय का है। कुमायूं हिमालय देख ही चुके हम, सतलज से काली के बीच में है। फिर सिक्किम हिमालय, ये अपने हो जाता है काली से तीस्ता के बीच में। और असम जो है ये अपने आ जाता है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, सतपुड़ा श्रेणी स्थित विभिन्न पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान करें, है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर हमें पहचान करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन, राजपीपला, महादेव और मैकाल। ये क्या है? सही क्रम में दी हुई है। अब पूछ ले राजपीपला कहाँ है, तो ये अपने गुजरात में है। फिर महादेव पूछ ले तो ये एमपी में है। और मैकाल भी कहाँ है? ये एमपी और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85, भारत में चावल की शरदकालीन फसल को क्या कहा जाता है ना। चावल की शरदकालीन फसल, उसे क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताता है। बोरो होगा, ओस होगा, अमन होगा या अहगनी होगा। इजी क्वेश्चन है इसलिए दिया आपको, ठीक है, तो बताना मुझे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। बी, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रभावित है। सी, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उपयुक्त में से असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। असत्य पूछा है हमको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ए जो है ये अपने असत्य है, बाकी दोनों कथन क्या सही है ना, ये असत्य है। तो ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से कोई सलाह नहीं ली जाती, इसलिए गलत है ये। ठीक है, और इसमें किस में उल्लेख दे रखा है नियुक्ति का? तो अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख दे रखा है। कनाडा से लिया गया है, प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बाकी सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं? न्यूनतम कार्यकाल पूछा है परंतु कार्यवाहक राज्यपाल पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मिलाप चंद्र जैन। ये अपने क्या है? करेक्ट है ना। तो मैं एक बार आपको तीनों का बता देती हूँ। हाँ, न्यूनतम कार्यकाल, ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल, यहाँ स्थायी राज्यपाल आ जाएगा। स्थायी राज्यपाल कौन थे जिनका न्यूनतम कार्यकाल? यहाँ अतिरिक्त जो कार्य प्रभार है ना, अतिरिक्त कार्य प्रभार वाले, और ये आ जाएगा कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, तीनों है, न्यूनतम कार्यकाल स्थायी राज्यपाल का, अतिरिक्त कौन थे, और कार्यवाहक जो है उनका न्यूनतम। स्थायी राज्यपाल में अगर हम देखें तो सरदार दरबारा सिंह जो है उनका न्यूनतम कार्यकाल रहा, दरबारा सिंह। ठीक है, और पूरा नहीं लिख पाऊंगी मैं नाम क्योंकि स्पेस इतना ही है इसलिए। ठीक है, दरबारा सिंह कितना? 23 दिन। फिर अतिरिक्त कार्य प्रभार वाले जिनका न्यूनतम कार्यकाल था तो टी वी राजेश्वर। कौन है? टी वी राजेश्वर थे।
कितने दिन? 7 दिन इनका कार्यकाल रहा। कार्यवाहक राज्यपाल, तो इसमें मिलाप चंद जैन, अभी हम देख ही लिए मिलाप चंद जैन, इनका कितना था? 10 दिन। ठीक है, तो ये हो गए सारे। दरबारा सिंह 23 दिन, टीवी ये अपना राजेश्वर 7 दिन और मिलाप चंद जैन 10 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 88 पे। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य बताना है अपने को इसमें से, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में अब तक कुल 5 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, ये गलत है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। अपने अब तक कितनी 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया है। बाकी सारे भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला आता है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान भैरव सिंह शेखावत की सरकार को सर्वाधिक बार बर्खास्त किया गया। सही है ये। प्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के दौरान राजस्थान विधानसभा को भंग नहीं किया गया, ये भी सही है। राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल थे, ये भी सही है ना। तो जो ये तीसरा वाला गलत होता, 4 बार लगाया गया है राष्ट्रपति शासन। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कब कब लगाया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा ने निम्न में से किस मुख्यमंत्री के साथ कार्य नहीं किया? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ पहाड़िया जो है ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 90। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। सबसे पहले आता है राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। बी, अनुच्छेद 243 के 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कूट, हमें सही बताना है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, केवल बी सही है। ठीक है, बी वाला जो है सही है, पहला वाला क्या है? गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इनका कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। जो भी पहले हो, पहले 5 वर्ष पूरे हो गए तो रिटायर, पहले 65 वर्ष पूरे हो गए तो रिटायर। और दूसरा वाला सही है तो अपन ने देख ही लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 91। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किनका कार्यकाल क्रमशः न्यूनतम व सर्वाधिक रहा? सबसे पहले न्यूनतम बताना है कि किसका कार्यकाल रहा और फिर सर्वाधिक बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेकराम बसीन व अमर सिंह राठौड़ जो है ये करेक्ट है। नेकराम बसीन जो है इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा और अमर सिंह राठौड़ जो है सबसे ज्यादा लंबा रहा इनका कार्यकाल। और ये हमारे पहले जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त भी थे, फर्स्ट है ना। ये क्या है? अपने प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त भी थे अमर सिंह राठौड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92। आरपीएससी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब आरपीएससी की ही बात हो रही है आपके। तो पहला, संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार आयोग के कम से कम आधे सदस्य भारत सरकार या कोई राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके अनुभव प्राप्त व्यक्ति हो। बी, अनुच्छेद 315(4) के अनुसार यदि कोई राज्य के विधानमंडल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा अनुरोध करती है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा। सी, अनुच्छेद 316(3) के अनुसार लोक सेवा आयोग का सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। उपयुक्त में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, सही कथन बताना है। क्वेश्चन को देखो आराम से पढ़ना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। ए और सी जो अपने सही है ना। देखो ये सी वाला सही है, पूरी स्क्रीन पे आ नहीं रहा है ये, और ये ए वाला सही है।
बी वाला अपने क्या है कथन गलत हो जाएगा। बी वाला कथन कैसे गलत होगा कि अनुच्छेद 315(4) इसके अनुसार यदि कोई राज्य का राज्यपाल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा राज्यपाल, अगर कोई राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा अनुरोध करता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा। तो विधानमंडल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा राज्यपाल। बाकी दोनों कथन सही है ही, तो आराम से आप लोग देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन 93, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है पर अब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के स्थान पर 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो किया गया है ना। तो पहले कैसा था कि 6 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु था, उसको चेंज करके क्या किया गया 662 कर दिया गया। तो ये किसके माध्यम से किया गया, कौन से संविधान संशोधन से किया गया, तो ये हमें बताना है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 वो संविधान संशोधन है, उसके द्वारा ये चेंज कर दिया गया। अभी कितना है 662 है। और ये कब हुआ था 41वां संविधान संशोधन, तो ये 1976 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 94 राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद को संविधान 40वां संशोधन 44वां लिखा है ना अधिनियम 1978 की धारा 28 द्वारा विलोपित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, अनुच्छेद 217 सेकंड का जो है इसको विलोपित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात हो रही है अपने। पहला, उच्च न्यायालय अपना प्रशासन स्वयं करता है। ठीक है ना, उच्च न्यायालय अपना प्रशासन स्वयं करता है। दूसरा, उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है। तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, उपयुक्त में से सत्य कथनों की पहचान करें। सही कथन बताना है हमको इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी जो है ये करेक्ट है, यानी पहला वाला क्या है सही है, वापस देख लेते हैं फटाफट से। ए और बी सही है, तीसरा वाला गलत है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन जो है वो राज्य की जो संचित निधि पर भारित नहीं होती है, ये भारत की जो संचित निधि है ना उस पर भारित होती है। ठीक है, देखो इसमें भी एक चीज अलग है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है, ठीक है, जब तक वो वहां पे काम कर रहे हैं तो उनका वेतन जो है वो तो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। फिर जब वो रिटायर हो जाते हैं न्यायाधीश तो उनकी जो पेंशन आती है वो भारत की संचित निधि से आती है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। बाकी सारे तो सही है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 96 निम्न में से राजस्थान के ऐसा न्यायाधीश कौन है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन मनोज कुमार गर्ग, ये अपने करेक्ट हो जाएंगे। बाकी ये तीनों जो है इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। ठीक है, सुरेश चंद्र सिंगल इनकी 2005 में मृत्यु हुई। फिर राजेंद्र प्रसाद व्यास इनकी 2006 में, और राजेंद्र प्रकाश सोनी जो है इनकी 2024 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 97 राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत नहीं किया है। कौन से मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में जो अपने विधानसभा है उसमें बजट प्रस्तुत नहीं किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया जो है ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री नहीं रहे, ठीक है, वित्त मंत्री नहीं रहे हैं, कौन कौन से हैं ऐसे मुख्यमंत्री हैं। तो सबसे पहला आएगा CS वेंकटाचारी, है ना, CS वेंकटाचारी। फिर आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जो अभी हमने देखा। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया MS लिख दिया मैंने। बरकतुल्ला खां जो राज्य के पहले मुस्लिम, है ना,
सीएम थे बरकतुल्ला खां, और फिर बी भजनलाल शर्मा। ठीक है, भजनलाल शर्मा भी जो है वित्त मंत्री नहीं है। कौन है वित्त मंत्री? दिया कुमारी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 98, राजस्थान विधानसभा की पुस्तकालय समिति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी समिति है? पुस्तकालय समिति। ए, पुस्तकालय समिति में सभापति को मिलाकर 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। क्या बोल रहे हैं? 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। बी, पुस्तकालय समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाएगी और उसमें सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। केवल बी सही है, पहला वाला कथन क्या है? गलत है ना। पुस्तकालय समिति जो है इसका गठन कौन करता है? तो ये अध्यक्ष करता है इसका गठन। फिर इसमें सदस्य सभापति सहित कुल 10 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 10। यहाँ 15 लिखा था इसलिए गलत हो गया। कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। अवधि 1 वर्ष होती है, लिख दिया यहाँ पे 1 वर्ष। और कोई मंत्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जाएगा। जो भी मंत्री, अगर कोई मंत्री है तो वो इसका सदस्य नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 पे, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के किस नियम में विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नियम 134 अपने क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य बताना है इसमें से अपने को। एक बार देख लेती हूँ मैं। ठीक है, इतना ही है। तो इसमें से अपने को असत्य बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है? असत्य हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल 5 निजी विधेयक पारित हुए हैं। ये अपने क्या है? असत्य है। ठीक है, बाकी सारे क्या है अपने सही है। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट। राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक 16 निजी विधेयक तीसरी विधानसभा में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से एक भी पारित नहीं हुआ। सही है। प्रथम विधानसभा में 9 निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 2 पारित हुए। 8वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं विधानसभा में कोई निजी विधेयक पेश नहीं किया गया। और चौथा वाला क्या है? राजस्थान विधानसभा अब तक कुल 5 निजी विधेयक पारित हुए। ये क्या है? गलत है। ठीक है, 5 निजी विधेयक नहीं पारित हुए। कितने हुए? अब तक कुल 4 पारित हुए, 4 निजी विधेयक पारित हुए हैं। ठीक है, तो ये अपने आज के पूरे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, मेजर टेस्ट 1 है ये। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से देख लेना। और मैंने क्वेश्चन नंबर 85 पूछा था आपको, तो उसका आंसर जरूर बताना मुझे। ठीक है, कमेंट करके देखते हैं कौन कौन सही बताता है। और मैं सोच रही हूँ कि हिंदी वाला भी अब आप लोगों के लिए शुरू कर दूँ। तो आप लोग चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करना कि हिंदी वाला भी शुरू करूँ या ना करूँ, बताना मुझे। और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मेरे को बताना आप। ठीक है, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी कमेंट, देखो पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। और मतलब मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग मेरे को बताओ कि मैं भाई मेहनत कर रही हूँ थोड़ी सी आप लोगों के लिए, और मेरी वजह से देखो आप लोगों को थोड़ा सा भी भला हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप लोग नए आए हो अपने दोस्तों तक शेयर करना। और पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है ही, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्योंकि मैं कल जो है इसकी पीडीएफ डाल दूंगी, मेजर टेस्ट 1 की पीडीएफ, तो वहां से जिसको पीडीएफ की जरूरत वगैरह है वो डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और जल्दी मैं हिंदी का भी शुरू करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।